हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में, जिसे जो है पाश्चात्य दर्शन का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले जो है राजनीतिक दर्शन का जो हमको इतिहास मिलता है, दर्शन के विषय में जो हमें ज्ञान होता है, वो प्लेटो की रचनाओं से ज्ञात होता है। एक महान दार्शनिक प्लेटो जो सुकरात का शिष्य था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, प्लेटो की रचनाओं में क्या है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, और प्लेटो की जो उप आदर्श राज्य की जो परिकल्पना है क्या है, और प्लेटो ने जो विभिन्न प्रकार के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में और शिक्षा के संबंध में जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो के विषय में कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ, प्लेटो का जन्म जो है एथेंस में हुआ, एथेंस नगर में हुआ, एक कुलीन परिवार में ही हुआ। इनका जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में हुआ। कुछ जगहों पर 428 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। तो 427-28 के मध्य में जो है प्लेटो का जन्म हुआ। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। जी हाँ, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। प्लेटो के पिता का नाम अरिस्टोन और माता का नाम पेरिकतियोन था। जी हाँ, इनके पिता का नाम, प्लेटो के पिता का नाम जो कुलीन परिवार से थे, और इनकी माता का नाम पेरिकतियोन था। और सबसे बड़ी चीज़, जो प्लेटो का पढ़ा, वो उनके प्लेटो के शिक्षक ने दिया। प्लेटो का जो व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने जो है प्लेटो को लंबे चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम के शिक्षक ने प्लेटो का नाम जो है दिया, प्लेटो नाम दिया, ऐसा कहा जाता है। और प्लेटो जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्लेटो महान दार्शनिक जो था, वो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था। जो प्लेटो जो है वो सुकरात, महान दार्शनिक सुकरात का शिष्य था और अरस्तु का गुरु था। जी हाँ, अरस्तु जिसे राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, वो अरस्तु जो है प्लेटो का ही शिष्य था। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। जी हाँ, रिपब्लिक का अर्थ गणतंत्र होता है। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने न्याय संबंधी सिद्धांत का विवेचना किया है, और प्लेटो ने रिपब्लिक में ही अपने इस न्याय संबंधी धारणा का उल्लेख किया है। आगे और शिक्षा के संदर्भ में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसी कारण से जो है फोस्टर के शब्दों में, एक विद्वान फोस्टर हैं, फोस्टर ने लिखा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वह 28 वर्ष का था। 28 वर्ष के समय जो है प्लेटो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उसके गुरु सुकरात की मृत्यु हुई। उसके बाद जो है इसी वर्ष जो है कहा जाता है कि इनके गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। विष का प्याला जो है पीने के लिए दिया गया, जहां वहाँ मृत्यु दंड देने की जो व्यवस्था थी, विष का प्याला दिया जाता था पीने के लिए। तो इस प्रकार जो है उसके गुरु के जो आज प्लेटो जो शिक्षाएं जो प्लेटो ने बताई है, जिस ज्ञान को उसने प्रदर्शित किया है, जिस ज्ञान को उसने अपनी रचनाओं में लिखा है, वह जो है उसने महान दार्शनिक सुकरात से ही ग्रहण किया था। और इसी के संदर्भ में जो है एक विचारक है मैक्सी ने भी लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अर्थात जो सुकरात के जो विचार थे, जो उसके जो भी उन्होंने सुकरात ने जो भी अपनी विचारों को, जो भी अपने संवादों को, जो भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को प्लेटो ने बहुत ही गहराई से ग्रहण किया, बहुत ही गहराई से उसको समझा। और उसने जो है 12 वर्षों तक मिस्र देश, इटली, यूनान का भ्रमण करता हुआ ऐसा बताया जाता है कि वह भारत में भी गंगा के तट पर आ पहुंचा था।
अर्थात कहीं ना कहीं प्लेटो जो है भारत में भी जो है, भारत के गंगा के किनारे तट पर भी जो है वो आने का ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है, विद्वानों ने बताया है। 6वां है पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है अकादमी, जी हाँ, इस विद्यालय अकादमी एक शिक्षणालय है, शिक्षा की जहाँ व्यवस्था की गई थी। प्लेटो ने एक अकादमी खोली जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, जी हाँ, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में प्लेटो द्वारा ही जो है जो अकादमी खोली गई वह बाद में जो है विश्वविद्यालय का रूप धारण किया, ऐसा माना जा सकता है। और प्लेटो की मृत्यु जो है 347-47 के मध्य के बीच के वर्षों में हुई। आगे हम देखते हैं प्लेटो का नाम जो था वो प्लेटो का नाम जो एक नाम और भी था जिसका जो था अफलातून। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 404 ईसा पूर्व में सुकरात का शिष्य बना था प्लेटो। तो उसके जीवन में 404 ईसा पूर्व में जब वह सुकरात का शिष्य बना तो उसके जीवन में बहुत अधिक मोड़ आया। और सुकरात की मृत्यु के बाद जो है वह जो उसको मृत्यु दंड दिया गया था सुकरात को, उसके कारण जो है प्लेटो जो है प्रजातंत्र शासन से घृणा करने लगा, उसको घृणा हो गई। जी हाँ, पहले वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि यूनान में प्रजातंत्र था, उस प्रजातंत्र शासन से जो है वो प्लेटो जो है घृणित हो गया। और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्लेटो की जो रचनाओं के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो प्लेटो की रचनाओं में पाएंगे कि प्लेटो ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं। प्लेटो ने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लेटो ने जो रचनाएं की है उसमें अपोलाजी, दूसरा है क्रीटो, तीसरा है यूथिफ्रो, चौथा है जॉर्जियस, 5वां जो है वो है मीनो, 6वां है प्रोटोगोरस, 7वां है सिम्बोजियम, 8वां रचना है उसका नाम है फेडो, और 9वीं रचना है रिपब्लिक जिसके बारे में हमने बताया आपको, और 10वां है फ्रेडस, 11वां है पार्मेनिडीज, 12वां है थीटीसस, जी हाँ थीटीसस, और 13वां है सोफिस्ट, 14 है स्टेटमैन, और 15 नंबर का है पुस्तक इसकी फिलिप्स, और 16 नंबर का टाइमियस, 17 नंबर इसने लाज लिखा है। लाज के बारे में आप जानते हैं, लाज मतलब कानून के बारे में। तो इस प्रकार से प्लेटो ने बहुत सी रचनाएं की हैं जिनका जो हम अध्ययन करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में नेट और तमाम पीजीटी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं इन पुस्तकों के बारे में। आगे हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी भी है, बहुत अधिक उपयोगी है। 9 नंबर देखते हैं कि जो ये है पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो को पाश्चात्य दर्शन का जनक एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का प्रणेता मानते हैं। जी हाँ, ये कहीं कहीं पूछा जाता है कि पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो प्लेटो हैं। वो प्लेटो ने जो है वैसा माना जाता है कि यूनान में पाश्चात्य दर्शन का उन्होंने प्रारंभ किया था। आगे हम देखते हैं 10 नंबर का है प्लेटो जो है, प्लेटो के सभी ग्रंथ जो है प्रश्नोत्तर रूप में या तो संवाद रूप में या तो वार्तालाप के रूप की शैली में लिखे हैं। इसी कारण से इसे संवाद भी कहा जाता है। इस प्रकार इनके संवादों की संख्या जो है वो 36 बताई या 36 संवाद बताए जाते हैं। जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है 11 नंबर में है रिपब्लिक जो है प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। जी हाँ, रिपब्लिक जिसे हम गणतंत्र बोलते हैं वो प्लेटो की सबसे अच्छी पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की धारणा और शिक्षा है। आगे हम देखते हैं एक विद्वान है जिनका नाम है इम्बस्टीन ने कहा है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन का समस्त तत्व शामिल है। जी हाँ, उसने कहा कि प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है, जो उसने न्याय के धारणा का विवेचना किया है, उस न्याय की धारणा में उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का आपको सार तत्व मिल जाएगा। उसमें सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। इसको इम्बस्टीन ने कहा था।
13 नंबर हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानून के आधार पर न्यायाधीश के लिए लिए या किए गए निर्णय से नहीं है। यह न्यायाधीश द्वारा जो दिया जाता निर्णय कानून से संबंधित होता है, उससे संबंधित जो है वो न्याय प्लेटो का नहीं है। प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता पर आधारित है। उसने न्याय का जो उपयोग किया है वो नैतिकता के अर्थ में प्रयोग किया है, कानून और कानून के आधार पे नहीं किया है। न्याय का विवेचना उसने नैतिकता के आधार, सदाचार के आधार पर किया है। आगे हम देखते हैं 14 नंबर का है, प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा का विवेचन पूर्व में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन करते हुए किया है। वह जो है वो प्राचीन काल में जो है, जो उस समय जो उसके समय में प्लेटो के समकालीन जो भी विचारक थे, जो भी न्याय के संबंध में अपनी अपनी दार्शनिक बातों का उल्लेख किया था, उन सभी सिद्धांतों का जो है प्लेटो ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले उल्लेख किया है। तो उसको उसने 3 भागों में बांटा है। उसने सबसे पहले बताया कि परंपरागत सिद्धांत, और दूसरा बताया क्रांतिकारी सिद्धांत, और तीसरा बताया उसने कार्य कारण सिद्धांत। जी हाँ, पहला परंपरागत सिद्धांत जो पहले से चला आ रहा था, दूसरा क्रांतिकारी या उग्र सिद्धांत भी कहते हैं, और तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत उन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया। आइए हम देखते हैं परंपरागत सिद्धांत क्या है। परंपरागत सिद्धांत जो है वो सबसे पहले ये है कि एक महान दार्शनिक उस समय के सिफलास हैं, और सिफलास का पुत्र जो है वो पोलीमार्कस है। पोलीमार्कस जो है वो सिफलास का पुत्र है। सिफलास ने बताया कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। क्या उसने बताया? कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। उसने न्याय की बात में कहा, न्याय के धारणा में, न्याय के विषय में कहा कि अगर दूसरे का हम सत्य बोलें और दूसरे को का ऋण चुका दें तो ये न्याय होगा। फिर उसके पुत्र ने कुछ दिनों के बाद कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना, जो जैसा है उसको वैसा व्यवहार देना, उसके साथ वैसा व्यवहार करना ही न्याय है। तो और उसने आगे भी कहा कि न्याय एक कला है और मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। जी हाँ, उसने कहा मित्र के साथ मित्रता का और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है। तो ये चीज़ें उसने जो है सिफलास और पोलीमार्कस ने परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत कहा। तब प्लेटो ने इस सिद्धांत की आलोचना की। उसने कहा कि ऐसा जो है संभव नहीं है, इस प्रकार की न्याय जो है संभव नहीं है। इस प्रकार का कथन जो है वो सही रूप से न्याय को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वो कहता है कि सत्य बोलते हुए, उसने एक एग्जाम्पल दिया कि सत्य बोलते हुए अपने देश के रहस्यों की जानकारी देना अन्याय है। अर्थात उसने कहा कि अगर हम सत्य बोलते हुए और अपने देश की खुफिया जानकारी, अपने देश के रहस्यों को, अपने देश के सीक्रेट, अपने देश की विभिन्न गोपनीय जानकारियों को अगर हम दूसरे व्यक्तियों को सही सही बताते हैं तो यह अन्याय होगा, यह जो है उचित नहीं है। और दूसरा जो है उसने बताया कि स्वस्थ चित्त वाले मित्र से यदि हम कोई अस्त्र लेकर आते हैं और वह जब पागल हो जाए या उसका दिमाग सही ना हो, वह उस अवस्था में हो, पागल की अवस्था में हो जाए और वह अपने अस्त्रों की मांग करे तो उसे लौटाना अन्यायपूर्ण है। अर्थात उसने कहा था कि जो कि दूसरे का ऋण चुका देना न्याय है। तो ऋण चुकाने का जो समय है वो कह रहा है कि जब वह व्यक्ति पागल हो चुका है, अब उस समय उसको अगर अस्त्र आप लौटा देंगे तो वह जो है गंभीर अपराध भी कर सकता है, जिससे वह अज्ञात है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो उसने कहा कि यह कथन जो है अनुचित प्रतीत होता है कि इस तरीके से कि जो भी किसी का ऋण चुका देना और सही समय उसका क्या है, वो ये जो है अन्यायपूर्ण होगा। और उसने जो है तीसरा जो पॉइंट बताया, इन्होंने जो बताया था कि पोलीमार्कस ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। वो कहता है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है
कि मैंने बताया कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो कहता है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपका मित्र है वह नाम का ही मित्र है, और जो शत्रु है वो आपका जो है मित्र की भांति व्यवहार करता है, मित्र से भी कहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो आपका मित्र है वह जो है आपका नाम का ही मित्र है या वास्तविक मित्र है, वह धोखा भी उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने कहा कभी कभी जो है वो आपका जो मित्र है वो नाम का ही मित्र रहता है, वो ऐसा हम पहचान नहीं कर सकते हैं कि जो है कि शत्रु कौन है मित्र कौन है। तो इस तरीके से जो इंटरनल जो है आत्मिक रूप से जो है वो हम जान सकते हैं कि जो हमारा मित्र है या शत्रु है, परंतु बाह्य रूप से देख सकते हैं लेकिन आंतरिक उसके आधार पर पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके दोनों सिद्धांतों का जो है जो न्याय सिद्धांत दिए इसका इन्होंने खंडन किया। और हम देखते हैं क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसिमेकस एक विद्वान है। थ्रेसिमेकस कहते हैं शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य है। फिर कहते हैं शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, अर्थात शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो समृद्ध हो, उसका हित हो, वही साधन जो उसके साधन है वही न्याय है। और तीसरा कहता है अन्याय न्याय से श्रेयकर है, अन्याय करना जो है वो न्याय से श्रेयकर है। कहते हैं कि कुछ लोग अन्याय के रास्ते पर चल करके और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो यह उसने इस प्रकार से दिया कि जो है इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांतों का थ्रेसिमेकस के इस सिद्धांत की आलोचना किया। उसने कहा कि शासक का लक्ष्य होता है प्रजा के दोषों को और दुखों को दूर करना। उसका अर्थ शक्तिशाली जो है उसका अर्थ ये नहीं होता कि वह उसके अपने कल्याण स्वयं के कल्याण ही जो है सभी कार्य करे। उसका अर्थ होता है वो प्रजा के सुख दुख को देखना, समझना और उसको दूर करना। तो इस प्रकार जो है न्याय पर चलने वाला अन्याय पर चलने वाले से सुखी होता है। उसने कहा कि जो है अन्याय न्याय से श्रेयकर है। कैसे अन्याय न्याय से श्रेयकर हो सकता है? जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलेगा, जो न्याय के मार्ग पर चलेगा, वो अधिक सुखीमय जीवन व्यतीत करेगा, और जो व्यक्ति अन्याय के रास्ते पर चलेगा वो दुख और तमाम प्रकार के जो है समस्याओं से ग्रसित होगा। इस प्रकार इन्होंने इस सिद्धांत का भी खंडन किया। फिर उसने कार्यकरण सिद्धांत के रूप में बताता है। उसने ग्लाउकन एक विद्वान है, ग्लाउकन इनके सिद्धांत का उसने दिया कि न्याय भय का शिशु है। वो कहता है कि न्याय जो है वो भय के कारण उत्पन्न होता है, शिशु है। वो उसकी आलोचना जो है प्लेटो करता है, कहता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि न्याय मानव आत्मा का गुण है। न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं होता है। न्याय जो है वह कहा जाता है कि वरन यह स्वाभाविक रूप से जो है इसका पालन किया जाता है। यह किसी प्रकार का किसी के दबाव में, किसी के भय के कारण जो है वो न्याय का जो है हम किसी भी प्रकार से न्याय का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है प्लेटो ने ये अपने जो है न्याय संबंधित सिद्धांत में पहले जो है इस बात की चर्चा की है कि जो पूर्व में उसके जो विद्वान थे, जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, वो किस प्रकार से सिद्धांत दिए थे, और उन्हीं सिद्धांतों की वह क्रम से आलोचना करता है और पुनः जो है अपने न्याय संबंधी धारणा को बताता है कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो है वो स्वयं जो बताता है, वो कहता है कि प्लेटो जो है वो मानव आत्मा से संबंधित जो न्याय है वो मानव आत्मा का जो है, मानव आत्मा से प्रेरित जो है, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों से प्रेरित जो है वो एक प्रकार से वस्तु है। आगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।